हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्लास 12 तीसरा लेसन चल रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, और हम लोग पिछली वीडियो में वैद्युत प्रतिरोध से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया। विशिष्ट प्रतिरोधकता भी हमने पढ़ ली, ओम का नियम भी हमने पढ़ लिया, एक ओम की परिभाषा। ये सारी टॉपिक हम पिछली वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं। और आपको पता नहीं होगा कि और आपके स्कूल खुलने वाले हैं जल्द ही। जो ऑनलाइन क्लासेज हैं हो सकता है बंद हो जाएं और आपकी क्लासेज ऑफलाइन रन करने लगेंगे। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने सारे नोट्स क्लियर कर लीजिए। जो नोट्स आपको PDF के रूप में सेंड किए गए उसे आप बना लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, अपने बैग वगैरह बिल्कुल व्यवस्थित कर लीजिए, और कल और नेक्स्ट टाइम स्कूल आने के लिए आप तैयार रहिए। तो चलिए हम लोग आज अपनी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, और ये है वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जो सबसे पहला हम लोग का कारक है वह है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू है। यानी कि जो चालक तार की जो लंबाई होती है, यानी वैद्युत प्रतिरोध, यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब तार जितना लंबा होता जाएगा उसका जो प्रतिरोध है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तार जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी लंबे तारों के लिए प्रतिरोध अधिक और छोटे तारों के लिए प्रतिरोध कम होता है। दूसरा यह है कि जो चालक तार की जो मोटाई होती है ना, ये उस पर भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना पतला होगा उतना ही उसका प्रतिरोध अधिक होगा। यानी कि यह प्रतिरोध यह तार के परिच्छेद क्षेत्रफल, तार के परिच्छेद क्षेत्रफल यानी ए व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह तार के परिच्छेद क्षेत्रफल ए क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A। यानी कि तार का क्षेत्रफल जितना अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है वह जितना अधिक होगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ज़्यादा होने का मतलब उसकी मोटाई अधिक होनी चाहिए। तो अगर तार की मोटाई ज़्यादा है तो उसका जो प्रतिरोध होगा उतना ही कम होगा। यानी मोटे तार के प्रतिरोध अधिक कम और पतले तार के प्रतिरोध ज़्यादा। अब इन दोनों के लिए मिला दिया जाए उपर्युक्त दोनों से, क्या मिलेगा? R प्रोपोर्शनल टू L/A।
अब एक कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक कांस्टेंट से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह जो कांस्टेंट होता है वह होता है रो और एल बटे ए। जहां रो क्या है, जहां रो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, जहां रो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद से यहां से आपको मिल गया कि ये जो तार का प्रतिरोध है वह लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तीसरी पॉइंट है ताप। अगर तार का हम प्रतिरोध यानी जो चालक तार अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, किसी चालक तार का यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के फलस्वरूप उस तार का जो प्रतिरोध होता है वह इंक्रीज करने लगता है। तार का प्रतिरोध क्या होता है, इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ने लगता है। अब उसके लिए बढ़ने के लिए सूत्र क्या है, उसके लिए सूत्र होता है कि RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वह इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, इंक्रीज होता है, जहां जो अल्फा होता है इसको कहता है ताप प्रतिरोध, ताप प्रतिरोध गुणांक। ये ताप प्रतिरोध गुणांक होता है, इसका जो मात्रक होता है वह 1/डिग्री। अल्फा का मतलब यह रेखीय प्रसार गुणांक भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं। ठीक है, अगर विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में है तो इसका मतलब है कि रो टी इक्वल टू रो 0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी हो जाता है। जहां जो टी है वो टी डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है, नॉट 0 है तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को दिखा रहा है। यह टेम्परेचर है, यह 1 है, यह अल्फा जो ताप प्रतिरोध गुणांक नाम से। ठीक है, तो ये किसी वैद्युत तार की निर्भरता हो गई कि यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। अब अगली जो टॉपिक हमारी है वह है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है बच्चों, जब हम किसी प्रतिरोध तार के सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं तो जो प्रतिरोध तार का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त आवेश होते हैं, वह ऊर्जा लेकर के वह गति करना शुरू करते हैं और बार बार धन आयनों से टकराते हैं। तो जब बार बार धन आयनों से टकराते रहते हैं तो अपनी ऊर्जा क्या करते हैं, धन आयन को दे देते हैं, तार को दे देते हैं। जब उनकी ऊर्जा फिर से समाप्त होती है, फिर से क्या, फिर से उनकी ऊर्जा खत्म हो गई, उनको आगे बढ़ना है, फिर से बैटरी से ऊर्जा ली जाती है, फिर से वो ऊर्जा धन आयन को टकरा देते हैं, फिर बैटरी से ऊर्जा लेते हैं, धन आयन को टकरा देते हैं। तो इस तरह से बैटरी से ली गई संपूर्ण ऊर्जा होती है वो तार का टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होता है। तो इस तरह से जो वैद्युत ऊर्जा होती है वह उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सारा होता है। जैसे बिजली का बल्ब, ये क्या करता है, हमें प्रकाश और ऊष्मा। हीटर ये ऊष्मा देता है। टोस्टर पानी गर्म करने की रॉड, सोल्डर, ठीक है। तो ये स्तरी यानी प्रेस, ये ऐसे यंत्र हैं जो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा
ऊर्जा का रूपांतरण सीधे ऊष्मा में करते हैं, जिसका हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हमने चालक के सिरों पर जब हमने विभवांतर लगाया, तो विभवांतर लगाने का मतलब है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैटरी के द्वारा ऊर्जा दी जा रही है, बैटरी ऊर्जा व्यय है। तो बैटरी के द्वारा व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जो व्यय ऊर्जा है वो हो जाएगा W बराबर V इंटू Q। कहाँ से सूत्र आया? विभवांतर की परिभाषा से कि V बराबर होता है W बटे Q। तो ये कितना ऊर्जा क्या है? व्यय हो रही है, किंतु परिपथ में धारा का मान कितना है कि यह जो I होता है, Q होता है, वह I इंटू T क्या होता है? तो यह मान इसमें रख दीजिए, तो इसलिए हमें मिलेगा कि W बराबर VIT। ये कृत कार्य का सूत्र हो गया। किंतु ओम के नियमानुसार, किंतु यदि तार का प्रतिरोध कितना हो? R हो। तो अगर तार का प्रतिरोध कितना हो जाए? R हो जाए, तो ओम के नियम से क्या मिलेगा? ओम के नियमानुसार मिलेगा कि V इक्वल क्या होता है? IR होता है। अब इसे मान लीजिए, इसमें मान लीजिए, इसलिए मिलेगा हमें W बराबर, तो W क्या मिलेगा? IR और IT, या W इक्वल टू मिलेगा आपको I स्क्वायर RT। ये हो गया आपका नंबर 2। इसमें देखिए VIR है, इसमें IR आया, उसके बाद क्या I का मान निकाल दीजिए। पुनः I बराबर ये होता है V बटे R, इसलिए समीकरण 1 से मिलेगा कि W बराबर V बटे R बटे T, यानी W इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर T और बटे हो गया R। ये हो गया नंबर। तो ये उस ऊर्जा का सूत्र है जो बैटरी क्या करती है? ऊष्मा, यानी बैटरी के द्वारा व्यय ऊर्जा होती है, और जितनी ऊर्जा बैटरी व्यय करती है वही ऊष्मा में बदलती है। जितनी ऊर्जा बैटरी व्यय करेगी या बैटरी से ली जाएगी, वही ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है। तो इसलिए उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा व्यय ऊर्जा W बटे 4.2 क्या कैलोरी। यह चीज को जाएगा W बटे 4.2 कैलोरी। अब ये जो 3 समीकरण आपको मिले हैं, तीनों समीकरणों कर दीजिए, तो इसलिए मिलेगा आपको H बराबर VIT बटे 4.2 बराबर I स्क्वायर RT बटे 4.2 बराबर V स्क्वायर T बटे 4.2 R। ये उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र हो गया। इतना कैलोरी ऊष्मा का उसमें उत्पन्न। अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत शक्ति। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है बच्चों? जो कार्य करने की जो समय दर होती है, कार्य करने की समय दर, तो कार्य करने की जो समय दर होती है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत शक्ति। यानी वैद्युत शक्ति अब मिलेगा P बराबर व्यय ऊर्जा और बटे समय, यानी P बराबर मिलेगा हमें W बटे T, इक्वल टू W बटे T। अब W के मान कितने हमने पहले मान था, या W का मान होता है आपका कि VIT बटे T।
कट गया, T बराबर मिला V I। इसी प्रकार हमने W के 3 सूत्र ये मान कर देंगे। T बराबर ये मिलेगा, दूसरा मिलेगा I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R। यह P के लिए 3 सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक, शक्ति का जो मात्रक होता है वह जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? वाट। शक्ति का जो मात्रक है वह जूल प्रति सेकेंड या वाट का आता है। शक्ति के अन्य मात्रक, शक्ति के अन्य मात्रक जैसे एक वाट, 1 किलोवाट करने का तो 10 की पावर 3 वाट हो जाता है। 1 मेगावाट है, 10 की पावर 6 वाट हो जाता है। अभियांत्रिकी का मतलब है इंजीनियरिंग में शक्ति का मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति। ये होता है आपका अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर होता है। क्या? और 1 HP का मतलब 746 वाट। एक अश्व शक्ति जो होता है वह 746 वाट क्या होता है? बराबर होता है। अब इसमें एक हेडिंग और हम लोग की बची हुई है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। एक किलोवाट आवर है क्या? किलोवाट घंटा है क्या? बच्चों, किलोवाट घंटा जो होता है व्यय ऊर्जा का मात्रक है। इसका मात्रक है व्यय ऊर्जा। ये व्यय ऊर्जा का मात्रक होता है। लग रहा है कि जो किलोवाट में शक्ति का मात्रक है, तो घंटा जो समझ का, इसलिए क्या है? ऊर्जा का मात्रक। और 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसी 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में दे। इसका मतलब है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट और कितना? 1 घंटा। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट और 1 घंटा का मतलब 3600 सेकेंड, यानी कि 5 मिनट, और ये हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। 3.6 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 6। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10 की पावर 6 के बराबर होता है। यानी जो जूल होता है ना, वो ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है और किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर। व्यापारिक जो संस्थान होते हैं, कल कारखाने होते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा है, तो उससे बिजली का मूल्य हमें ज्ञात करना होता है। व्यय ऊर्जा का मान मूल्य ज्ञात करते हैं तो छोटी मात्रा हमें एक व्यवहारिक प्रचलित मात्रक है जिसको कहा जाता है BTU। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे हम साधारण बोलचाल भाषा में कहते हैं यूनिट।
साधारण बोलचाल की भाषा में से यूनिट कहा जाता है। ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में से यूनिट कह देते हैं। अब ये यूनिटों की संख्या के आधार पर बिजली का मूल्य क्या किया जाता है? तो यूनिटों की संख्या हम निकालते कैसे? तो यूनिटों की संख्या निकालने का जो तरीका है कि अगर कोई परिपथ में V वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें I धारा प्रवाहित हो, स्मॉल I धारा, तो व्यय ऊर्जा कितनी होती है? व्यय ऊर्जा W बराबर कितना होता है? ये हो जाएगा आपका वाट गुणे सेकेंड, हो जाएगा P वाट गुणे T कितना घंटे, P वाट और T घंटे। तो P वाट में जिसको आप बदल देंगे इसमें P बटे आप कर दें 100, ये हो जाएगा किलोवाट और वो हो गया T घंटे। यानी तो P बटे 1000 होगा तो किलोवाट बदल गया और T घंटे जैसे का वैसे। इसका मतलब है कि यूनिटों की जो संख्या हो गया P गुणे T बटे कितना हो गया 1000। तो P का मतलब क्या आपका? ये आपका हो गया ये बन गया किलो वाट घंटा, और इसी को कहा था यूनिट की संख्या। इसलिए यूनिटों की जो संख्या है तो कितनी हो गई? P गुणे T और बटे 1000। यानी इसे हम कह सकते हैं कि वाट गुणे घंटे और बटे कितना 1000। और वाट T का मतलब होता है V इंटू I, V इंटू I, या हम कह सकते हैं वोल्ट यानी V इंटू I इंटू T और बटे 1000, या वोल्ट गुणे एम्पियर और गुणे घंटे और बटे कितना 1000। ये क्या है? आपकी यूनिटों की संख्या निकल गई, और इसी यूनिटों की संख्या के आधार पर हम बिजली का मूल्य ज्ञात करते हैं। यानी जो मीटर लगे होते हैं ना, बस वो काउंट करते हैं कितने यूनिट बिजली आपके घर से। सरकार यूनिटों की संख्या के आधार पर बिजली का मूल्य निर्धारित करती है कि 1 यूनिट का दाम हो गया 8 रुपया। तो अगर आपने महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च की तो इसका मतलब है 100 गुणे 8 यानी कि 800 रुपये बिजली का मूल्य आपके यहाँ आ जाएगा। तो इसी आधार पर डालते हैं। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स को क्लियर करके और वीडियो को देख करके अच्छी तरह से टॉपिक को समझ लीजिएगा।